नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे। और हाँ, आप जो ये समझ रहे हैं ये जो चैनल है ये इसी तरह बकवास करता है, तो आप ये अपने माइंड से जो गलत फहमी है उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। प्लीज़ आप उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए किसी कचरे में, उस गलत सोच को, क्योंकि गलत चीज़ को कचरा में ही डाला जाता है, कचरा के डिब्बे में, ताकि उसको सही जगह ले जाकर फेंक दिया जाए। आपको इस चैनल पे योग से संबंधित एक एक बात पूरा डिटेल में प्रदान किया जाएगा। आप यदि योग शुरू करने वाले, योग शुरू करने की क्या बात है, योग जीवन जीने की कला है, जो कि हमारे वीडियो में पढ़ा है। प्लीज जाकर उसे सर्च करके देखिए। नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में लिखिए कि योग द्वारा जीवन जीने की कला, आपको फर्स्ट नंबर पे ही मतलब मेरा वीडियो दिखाई देगा। नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है, आप लिखो तो सही। नवीन लिखते के समय केवल चैनल को नेम, जो चैनल का नाम है उसको लिखते समय केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है। एन जो होता है NAVEEN नवीन, योग YOG या DHARA धारा, तो जो शुरू वाला NAVEEN है तो एन कैपिटल लिखना है, और उसके बाद नवीन में जो वीन हिंदी होता है देवनागरी लिपि में, उस वीन को देवनागरी लिपि में लिखना है। बाद बाकी कैपिटल एन, पहले शुरू में कैपिटल एन लिखना है। अरे भाई मेरे, आप जाओ सीधे लिखो योगासन द्वारा जीवन जीने की कला नवीन योग धारा, वो खुद दिखा देगा। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो चैनल को इजी वे में ले रहे हैं भाई, इसमें आपको इतना डिटेल वे में योग के बारे में जानकारी दिया जाएगा, और साथ ही साथ योग आजकल क्यों जरूरी है। आज जो वर्तमान पर्यावरण है जिसमें बहुत लोग योग न कर रहे हैं, तो योग रोग से ग्रसित होकर मतलब कि अपने आप की जिंदगी को गंवा बैठ रहे हैं, समझिए। तो उनके जीवन में भी यदि योग को अपना लिया जाए, वो अपना ले, तो उनके जीवन में भी समय के अनुसार जितनी जो रोग थी, व्याधियाँ थी, वो सब मिट सकती है। समझ में आया। तो योग हमारे लिए इतना जरूरी है कि योग एक नई जीवन की शुरुआत करती है हमारे लिए। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो और ध्यान देना चाहिए। आजकल देखिएगा बहुत कम एज में ही लोगों को हार्ट का समस्या, फिर मतलब कि उसके बाद शुगर का, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जा रहा है, फिर उसके बाद ब्लड से रिलेटेड मतलब तरह तरह की जो इन्फेक्शंस है, जो बीमारियां हैं वो हो जा रही है। आँखों से संबंधित बीमारियां हो जा रही है, पाचन से संबंधित तो बीमारियों की कमी ही नहीं है। तो प्लीज़ आप यदि इस बीमारी भरे वातावरण में भी जी रहे हैं, आप इस प्रदूषित वातावरण में भी जी रहे हैं, तो प्लीज़ आप योग को अपने जीवन में अपनाएं, योग को फॉलो करें। योग कैसे किया जाता है प्लीज़ आप देखिए, जाकर चैनल सर्च करके। एक हमारा ही चैनल नहीं, बहुत लोगों का भरा पड़ा है, आप उस पर डिटेल। लेकिन हाँ, जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सीरीज बाय सीरीज है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी यदि शुरू करना चाहते हैं तो योग कैसे शुरू करना है, वो एक एक चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रदान किया जाता है। तो प्लीज़ देखने का प्रयास करें। और मैं आगे ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी वर्तमान टॉपिक चल रहा है वो योगासनों का हमारे शारीरिक अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर के अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो मेन टॉपिक है। अब उसके अंदर भी देखिए योग आसन का, यानी योग का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जान रहे थे, सबसे पहले टॉपिक का मतलब कि जो पहला पॉइंट था उसमें था पाचन संस्थान, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ना हम जो योगासन करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उन अंगों पर जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उन अंगों पे स्पेसिफिक यानी विशेष प्रकार के आसन का क्या लाभ होता है उसके बारे में बतलाया था। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि हमारे श्वसन तंत्र, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके जरिए हमारा जीवन दीर्घायु होता है, क्योंकि हम श्वसन अच्छे तरीके से ले पाएंगे, सांस अच्छा तरीका से ले पाएंगे, तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा तरीका से मतलब चलेगा भी, और फिर हमारी जो उम्र है वो दीर्घावधि होगी, यानी अधिक लंबे समय तक हम लोग जीवन अपना व्यतीत कर पाएंगे। और योग केवल यही नहीं मतलब कि आपको फायदा प्रदान करता है कि शरीर के अंगों को ठीक करता है, बल्कि जीवन में जीवन जीने की तरीका सिखाता है। आजकल एक्सीडेंट से बहुत लोग मतलब मौत के घाट चले जा रहे हैं, तो आपको योग में जीवन जीने की कला भी बताएगी कि वास्तव में यम नियम क्या है,
या नियम क्या है, नियम क्या है, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। तो प्लीज़ आप यदि इन सभी बातों को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही नहीं फालतू में बना रहा है, फालतू में बना रहा है। अरे यार पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद एक एक चीज़ आपको एक एक जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना इसके बाद देर किए। मतलब उतना तो देर हो गया लेकिन अब देर नहीं होगा। देखिए जो भी बातें मैं बताऊंगा स्वयं मैं हर चीज़ बोल सकता हूँ, लेकिन आजकल के लोगों को चाहिए प्रमाण। प्रमाण मतलब प्रूफ, यानी प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखा गया है, बहुत मतलब योग के अध्यात्म के विद्वानों के द्वारा प्रशंसित, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा मतलब लोगों द्वारा सराहा गया पुस्तक है। यह पुस्तक है मतलब कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग जोड़ लीजिएगा, ठीक, इतना मतलब कि इसको प्रशंसा मिली है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो प्लीज़ हम इसी पुस्तक का बुक का सहारा लेकर आप सभी को इसमें लिखित बातों को पूरा डिटेल वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए टॉपिक का नाम है योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव। मेन टॉपिक है, इसके अंदर है कि भाई शरीर के अंग पर पड़ रहा है तो किन किन अंगों की आप बात कर रहे हैं। तो हम पहले में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगों की बात कर लिए। अभी के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन संस्थान पे, यानी श्वसन तंत्र पे, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो प्लीज आप लोग सुनिए, हम एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए इसमें लिखा गया है, आज हम देखते हैं कि पूरा वायुमंडल प्रदूषित है। ये आप लोग भी जानते हैं कि आजकल का जो वातावरण है, जिसमें करोड़ों अरबों देखा जाए तो गाड़ियों की संख्या है, व्हीकल्स हो गए हैं जो पेट्रोल आधारित है, डीजल आधारित है। तो इनसे क्या जलने के बाद क्या निकलता है, जहरीला गैस निकलता है, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। जब हम उसको श्वसन के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाएंगे तो हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। जब फेफड़े में इन्फेक्शन होगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बॉडी का। वातावरण अशुद्ध हो गया है, एवं यदि आप किसी व्यक्ति से कहें कि योगासन वगैरह किया करो तो वह कहता है कि सांस लेने की तो फुर्सत नहीं है, योग वगैरह कब करेंगे। मतलब एक तो पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है, और उसी वातावरण जब मतलब कि प्रदूषित वातावरण में यदि आप किसी व्यक्ति को ये सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि भाई प्रदूषित वातावरण बहुत गंदा हो गया है, कि सुबह सुबह कम से कम योग अभ्यास प्राणायाम कर लो, क्योंकि सुबह सुबह जो वातावरण होता है वह हर जगह का वातावरण दिन की तुलना में बहुत साफ रहता है, क्लियर रहता है और शुद्ध रहता है। जैसे अलग अलग समय में यदि आप अपने वातावरण की तुलना करोगे तो हर क्षण हर पल बदलता है जो जलवायु कंडीशन, वही तो मौसम है। तो आप समझिए कि सुबह का कुछ अलग मौसम का जो वायु होता है, हवा होता है, वो होता है उसकी प्रकृति, दोपहर में कुछ अलग होती है। तो ये ज़रूरी है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में न पॉसिबल तो सूर्य जब उदय होता है उससे जस्ट पहले 1 घंटा, आधा घंटा, जितना देर पहले आप जागो, जस्ट पहले कहने का मतलब 1 सेकेंड नहीं हम बोल रहे हैं, 1 घंटा पहले आप जागिए और उसके बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग अभ्यास, मतलब योगाभ्यास, फिर उसके बाद प्राणायाम, बहुत सारी क्रियाएं होती है उसको कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी बनाइए। ये सब हम आसन, प्राणायाम, क्रिया सब आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। ये चूँकि हम वीडियो जो बना रहे हैं इस पुस्तक का लाइन बाई लाइन बना रहे हैं। तो वही तो आजकल लोग क्या कहता है, आजकल सजेशन दीजिएगा तो बोलता है कि सांस लेने की तो फुर्सत नहीं है और योग करने का समय है हमारे पास। मतलब आप समझ जाइए, जब सांस ही नहीं लेंगे तो जीवन जी पाएंगे। सोचने वाली बात है, ये व्यंग्यात्मक बात है, हंसी मजाक वाली बात है कि सांस नहीं लीजिएगा तो जीवन व्यतीत कर लीजिएगा। तो देखिए यही लेखक कह रहे हैं कि, तो हम कहेंगे कि भैया सांस तो ढंग से ले लो वरना जियोगे कैसे। यानी वही लेखक आगे बात बोल रहे हैं कि कम से कम सांस भी ले लो, सांस नहीं लोगे तो फिर अपना तुम जीवन कैसे व्यतीत करोगे आगे। यह तो एक व्यंग्यात्मक बात हो गई, परंतु इस व्यंग से यह बात सिद्ध हो जाती है कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसी हो गई। ये देखिए इनको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है कि जैसे आते हैं सुबह सुबह और बहुत ज़्यादा योग कर लेते हैं और फिर रेस्ट लेते हैं कि
मतलब योग करने के बाद रेस्ट मूड में चले जाते हैं। भाई ये रेस्ट मूड में योग करने के बाद ये सोचते हैं कि एक तरह से शांति, इनको दम शांति अंदर स्थापित हो जाता है, ये हमेशा शांत वातावरण खोजना चाहते हैं, तो ये आराम से सो जाते हैं। सोने का मतलब पूरा कंफर्म सोना नहीं, मतलब जैसे एक तरह से निंद्रा की मुद्रा में, योग निंद्रा होता है उस मुद्रा में प्रोसेस, मतलब ये कर नहीं रहे लेकिन उस अवस्था में अपने माइंड को ले जाते हैं। चलिए वो अलग बात है, आगे देखिए। तो इस बात से ही जो हंसी मजाक वाली बात है जो हमने अभी बताई कि लोग बोलते हैं कि जब लोगों को सजेस्ट करोगे कि सांस ले लो तो क्या बोलते हैं कि सांस ले लो, ऐसी जैसे मतलब योग कर लो तो क्या बोलते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं और योग करने चले। तो भाई सांस ही नहीं लेंगे तो फिर जीवन कैसे जिएंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है, इससे क्या पता चलता है कि आजकल जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी मतलब कितना व्यस्त हो गई है, कैसी हो गई है, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सांस लेने की कला आना आवश्यक है, अन्यथा हृदय फेफड़े ही कमज़ोर नहीं होंगे, अन्यथा हृदय फेफड़े ही कमज़ोर नहीं होंगे बल्कि श्वसन संस्थान की संपूर्ण कार्य प्रणाली अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी। देखिए सांस लेने की कला भी डेवलप होनी चाहिए। मतलब यदि हम लोग सही तरीके से सांस नहीं लेंगे तो ये भी मतलब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि सांस लेने ही नहीं आ रहा है तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद कब साबित होगा। हम लोग श्वास के जरिए ही जीवित रहते हैं। जब तक अच्छा से श्वसन नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन जाती है वो एक तरह से क्या करती है भाई, वही तो शरीर में जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो अन्य मटेरियल को, ब्लड को उसमें घुला कर कैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगी। तो हर एक अंगों को कैसे एनर्जी मिलेगा जब ऐसा मतलब कि हमारे शरीर में श्वसन लेने का जो तरीका है, सांस लेने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो हृदय है, वो सभी क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और फिर रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। मतलब उनमें तरह तरह के इन्फेक्शन, व्याधि, मतलब बीमारी, विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएगी। और जब व्याधि विकृतियाँ उत्पन्न होती है, बीमारी उत्पन्न होता है किसी भी अंग में तो परेशानी होती है, जीवन क्या हो जाता है, जीना दुश्वार हो जाता है। आगे देखिए, फिर इसमें लिखा गया यही नहीं है, हमारे शरीर में लगभग 600 खरब छोटी बड़ी कोशिकाएं भी है जिन्हें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेल्यूलर मतलब ऑर्गेनिज्म। हम लोग मल्टी सेल्यूलर वाले जीव हैं। इस जैसे अमीबा में एक कोशिका होती है, पैरामीशियम में एक कोशिका होती है, लेकिन हम जैसे जीवों में अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 600 खरब से भी अधिक कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं कहने का मतलब है छोटी छोटी वो सेल, वो मतलब कि जैसे एक तरह से जीव मान लीजिए जो हमारे शरीर को इतना बड़ा करने में और साथ ही साथ इतना बड़ा कर और सुचारू रूप से चलाने में, सही तरीके से चलाने में हेल्प करती है, जिससे हम सभी जीवित रहते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, तो इसमें लिखा गया है कि तो उन सभी सेलों को, उन सभी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन वायु की जरूरत होती है। अतः योगासन एवं प्राणायाम की विशेष क्रियाओं को कर हम फेफड़े, प्रकोष्ठ, कोशिकाएं ही नहीं संपूर्ण शरीर को स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं। तो जब हम सही तरीके से ऑक्सीजन लेंगे श्वसन के माध्यम से तो केवल हमारे फेफड़े, हृदय ही नहीं सही होंगे बल्कि उसके साथ साथ जितनी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जो अन्य अंग है उस फेफड़े, हृदय से जुड़े, वो सभी सुचारू रूप से काम करेंगे। क्योंकि हर एक जो भी सजीव प्राणी है उनको जरूर श्वसन क्रिया अवश्य करनी है, चाहे विसरण क्रिया द्वारा करे और चाहे उसके लिए उसके शरीर में विशेष प्रकार का अंग बना हो, जैसे मछली में गिल्स जिसको गलफड़ा कहते हैं वो देखिएगा। फिर उसके बाद हम सभी में फेफड़ा, जो तिलचट्टा जैसे जीव है उसमें ट्रैकिया मतलब होता है बड़ा सा जगह, उसमें हवा भरता है और वो जीवित रहता है श्वास ले लेकर। तो हर जीवों में श्वसन के लिए जरूर कोई विशेष अंग है अथवा वह मतलब कि अपने त्वचा द्वारा, रोम द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके थ्रू क्या करता है, वो मतलब कि अपना श्वसन करता है, यानी ब्रीदिंग करता है। तो ये ज़रूरी है हर जीव को जीवित रहने के लिए कि उसको अच्छा से सांस लेने आना चाहिए। तो योग में इन सभी विद्याओं को, इन सभी कलाओं को सिखाया जाता है।
जब हम आप सभी को बताएंगे कि हाँ प्राणायाम करें तो फिर मतलब कि जैसे कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करें, उच्चाई प्राणायाम कैसे करें, उद्गीत प्राणायाम कैसे करें, एक एक प्राणायाम को बताया जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करें कैसे करें, चंद्रभेदी कैसे करें, सूर्यभेदी कैसे करें। इन सभी प्राणायामों के जरिए हम सभी अपने शरीर को श्वसन के माध्यम से मजबूत स्ट्रांग बनाते हैं और स्वच्छ वायु अपने शरीर के अंदर भेजते हैं। आगे देखिए, श्वसन संस्थान के लिए चक्रासन, मयूरासन, सर्वांगासन, हलासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकानासन अति लाभकारी आसन है। मतलब अपने आप यदि अपने श्वसन तंत्र को, क्या श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वास्तव में फेफड़े को, हृदय को मतलब कि मजबूत बनाना चाहते हैं और आप वास्तव में अपने डायाफ्राम को जो फेफड़े में पाई जाती है उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, स्ट्रांग रखना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर वे में उसको फंक्शन करवाना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कौन कौन से विशेष रूप से आसन करने चाहिए। ध्यान से समझिएगा। चक्रासन, कौन आसन? चक्रासन। चक्रासन कैसे किया जाता है सभी आसनों को मैं बताऊंगा। चक्रासन कीजिए। देखिए इनको पूरा तरह से करने नहीं आता है, लेकिन आपको दिखा देंगे तो समझ में आएगा क्यों ऐसे, इसी का चक्रासन नाम। देखिए अभी बता रहे हैं ये चक्रासन, चक्रासन देखिए चक्रासन ये कर रहे हैं। देखिए तो इससे क्या, ये जो फेफड़ा है ये मतलब हृदय है, इसमें क्या आता है, फैलाव आता है, जिससे यहाँ पे जो श्वसन है वो मतलब अच्छा से उसका प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा से काम करता है। तो ब्रीदिंग सिस्टम को सुधारना है तो आपको इन आसनों पे जो हम नाम बतला रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जैसे चक्रासन हो गया, मयूरासन हो गया, हम एक एक आसन को बताएंगे। फिर उसके बाद सर्वांग आसन हो गया, हलासन हो गया, शलभासन हो गया, पश्चिमोत्तान आसन हो गया, मंडूकासन हो गया। ये सभी आसन जो है सो बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी है। किसके लिए? तो हमारे फेफड़े की मतलब एक तरह से हेल्थनेस, क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रांगनेस के लिए, यानी उसको मजबूती बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए ये सभी आसन बहुत ही लाभकारी है। ये सभी आसन उदर एवं वक्ष गुहा पर दबाव व तनाव डालकर श्वसन संबंधी मांसपेशियों को अधिक कार्यशील एवं सक्रियता प्रदान करते हैं। देखिए जब हम इन सभी आसनों को करते हैं जो अभी हमने बताया, चक्रासन, मयूरासन, मंडूकासन, फिर मतलब कि हमने शलभासन बताया, हलासन बताया, पश्चिमोत्तान आसन बताया, तो इन सभी जब आसनों को हम करते हैं तो इससे क्या होता है, तो जो हमारा पेट है, फिर उसके बाद वक्ष गुहा है, पेट के अंदर ये सब मतलब कि जितनी जो, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो है फेफड़े के अंदर वक्ष गुहा होता है, ठीक, वो सब मतलब कि जैसे वही तो बोलते हैं कि प्लीज़ आप मतलब कि जब हमको सपोर्ट करेंगे आप लोग तो हम वहाँ पे वैसा वैसा चीज़ डेवलप कर पाएंगे, आप वो रिसोर्स लाएंगे और वहाँ प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि देखिए जब हम मतलब कि ये स्पेशल ये वाला आसन करते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन आता है, किसमें परिवर्तन आता है, जिससे हमारे शरीर के पूरे अंग सुधर जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली भी लाइव दिखाऊंगा। हमारे पास भाई अभी रिसोर्स ही नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब कि जो भी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने से आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, एक एक डाउट्स क्लियर आ जाते हैं। तो हमारे पास उतने अभी संसाधन डेवलप है नहीं। एक ये हो सकता है कि हम मतलब कि जैसे मोबाइल में उसको पिक्चर के थ्रू डाल दें, लेकिन पिक्चर के थ्रू भी डालेंगे तो फिर अभी हम उतने मैच्योर नहीं हुए हैं एडिटिंग मामले में। प्रयास लगातार कर रहे हैं। हमारे पास ना तो लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, ठीक। जितना है पहले आप समझ जाइए कि हाँ जो जो अभी बात मैं आपको बतला रहा हूँ वो आपके शरीर के लिए, आपके फेफड़े के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, फिर उसके बाद तो क्या करता है, जितने जो जैसे उदर वाला जो एरिया है, वक्ष वाला, उदर मतलब स्टोमक एरिया, वक्ष गुहा का जो एरिया है उस पर तनाव होता है। फिर मतलब कि जैसे तनाव मतलब स्ट्रेचिंग, और फिर सिकुड़न होता है, संपीड़न होता है, डिप्रेशन होता है। जब ऐसे बार बार मतलब तनाव और डिप्रेशन होता है, स्ट्रेचिंग डिप्रेशन होता है, तो इससे जो हमारे शरीर के जितने जो अंग हैं उनका क्या एक्सरसाइज होता है, यानी उनका एक तरह से व्यायाम हो जाता है। और जब व्यायाम हो जाता है तो जैसे वो सब जगह होता है। जब हम किसी विशेष आसन को करते हैं, वही तो पीछे के वीडियो में हमने बताया कि एक आसन सिर्फ एक स्पेसिफिक अंग को ही मदद नहीं करता है,
वो हर अंगों से जुड़ा रहता है, लेकिन हाँ जिस स्पेसिफिक यानी विशेष अंग के लिए जो आसन बना होता है उस पर ज़्यादा प्रभाव देता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उस आसन का केवल उसी अंग पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे शरीर के अन्य अंगों पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारे शरीर में इन सभी आसनों को करते हैं तो जो मांसपेशियां उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, फिर मतलब कि जो श्वसन संबंधी मांसपेशियां है, जो रेस्पिरेशन रिलेटेड जो भी मतलब कि मसल्स हैं उसमें तनाव स्ट्रेचिंग उत्पन्न होता है, जिससे उसका कसरत होता है, एक्सरसाइज होता है और वो सुचारू रूप से काम करता है। और साथ ही साथ जब सुचारू रूप से काम करेगा तो हम सभी हमेशा क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आगे देखिए, हमारे योगाचार्यों ने श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम का भी उपयोग बताया, क्योंकि श्वसन के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी प्राणायाम ही है। क्योंकि प्राणायाम क्या है, बाहर से हवा स्वच्छ वायु को लेने का तौर तरीका और अंदर से छोड़ने की सही विधि क्या होनी चाहिए ये सिखाती है। कौन? तो ये प्राणायाम में सीखा जाता है, जो कि योग का क्या एक अंग है। आगे देखिए, तरह तरह के प्राणायामों का उद्देश्य लगभग एक ही है। जितने तरह के प्राणायाम हैं अलग अलग मतलब कि नाम है प्राणायाम के, लेकिन उन सभी का मकसद मतलब जो लक्ष्य है, गोल है, वह एक ही है, हमारे शरीर को क्या करना, स्वस्थ बनाए रखना। ये बात हमेशा आपके माइंड में गूंजनी चाहिए। जैसे देखिए कौन कौन मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ क्रियाएं भी होती है जो हमारे शरीर को क्या करती है, स्वस्थ बनाए रखती है, फेफड़े को मदद करती है, मतलब मजबूती बनाए रखने में। तो देखिए यानी मजबूत बनाए रखने में आप लोग छोटी छोटी शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। आगे देखिए, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, दीर्घ, पूर्ण एवं समगति आदि की क्रिया श्वसन तंत्र के अंतर्गत अंगों की मालिश के साथ उनके द्वारा शुद्ध होने वाला रक्त अधिक शुद्ध होता हुआ रक्त संचार को ठीक करता है, जिससे जीवनीय शक्ति बढ़ जाती है। देखिए जब हम अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, फिर उसके बाद दीर्घ, पूर्ण एवं समगति, ये सब क्रिया है। क्रियाएं क्या होती है, हर क्रिया को भी बताया जाएगा। जब ये सब हम लोग क्रियाएं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी जैसे जो अंग है वो सब तो सुचारू रूप से काम करते हैं। जो रक्त है, रक्त को साफ करता है। जब सुचारू रूप से काम करेंगे अंग तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड को क्या करता है, क्लीन करता है, मतलब हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद है वैसा बना देता है। और फिर जब हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद वाला ब्लड हो जाता है तो हम सभी क्या मतलब हेल्दी रहेंगे। जब ब्लड सही रहेगा तो हम सभी हेल्दी रहेंगे। यानी रक्त के संचार में, यानी रक्त जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। भाई अभी शादी विवाह का माहौल चल रहा है तो इसमें बाहर की आवाज़ें गूंज सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे देखिए, और साथ ही साथ जैसे आपके फेफड़े जो है, फेफड़े मतलब जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, एक्टिव होते हैं और सही से काम करते हैं। साथ ही साथ जैसे इससे भाई एक फेफड़ा के सही होने से अन्य अंग भी सही होते हैं। आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या जल्दी नहीं होगी। आगे ओडियान बंद, फिर मतलब बाह्य एवं अंतः कुंभक, कपाल भाती, नाड़ी शोधन प्राणायाम, नौली, नेति, धौती आदि सभी क्रिया संपूर्ण श्वसन तंत्र प्रणाली को निरोग रखती है। देखिए जितने जो हम अभी आपके सामने नाम लिए हैं, जैसे उड्डयन बंद, ये बंद होता है, सेतु बंद, सब क्रियाएं होती है। आपको योग में इतनी सारी जानकारियां हासिल होगी जिसके बाद आप कहोगे भाई क्या बात है। इस सब का स्पेसिफिक आगे दिया गया है। हम वही तो बोले, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, योगासनों का हमारे शरीर के अंगों पे पड़ने वाला प्रभाव। तो ये तो है कि जब हम ये आसन को करेंगे तो हमारे शरीर पे, हमारे किस अंग पे मतलब फेफड़ा पे प्रभाव पड़ेगा, कि पाचन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो है। लेकिन जो क्रियाएं हम करेंगे उन क्रियाओं को कैसे करेंगे ये आगे दिया गया है। वो सभी हम उस समय उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। आगे देखिए, उड्डयन बंद, बाह्य एवं अंतः कुंभक, कपाल भाती, नाड़ी शोधन प्राणायाम, नौली, नेति, धौती आदि सभी क्रिया संपूर्ण श्वसन तंत्र प्रणाली को निरोग रखती है, यानी निरोगी बनाए रखती है। यानी देखिए जब हम इन सभी क्रियाओं को करेंगे जो आपके सामने हमने अभी नाम लिए हैं, इन सभी से जो हमारा श्वसन तंत्र का जो प्रणाली है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वह प्रॉपर वे में काम करती है, फंक्शन करती है, जिससे श्वसन संबंधी होने वाले रोग, दमा, सर्दी, नजला एवं उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, रक्त की अशुद्धि आदि नहीं हो पाते। जिससे श्वसन से संबंधित मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जितनी जो व्याधियां हैं, जैसे कौन कौन सी व्याधियां होती है यहाँ पे दिया गया, जैसे दमा,
आजकल बहुत लोगों को देखिएगा तो श्वसन के संबंधी में सबसे ज़्यादा दमा के पेशेंट मिलेंगे। किसके पेशेंट? दमा। फिर उसके बाद सर्दी, सर्दी तो अक्सर बहुत लोगों को होता है। फिर नज़ला, नज़ला वही बार बार नाक से देखिएगा पानी की तरह निकलते रहता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी जानते हैं। निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। फिर रक्त की अशुद्धि यानी इम्प्यूरिटी ऑफ ब्लड, जो ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, उसमें क्या मतलब कि इम्प्यूरिटी आ जाती है, जिससे हमें तरह तरह के रोग हो जाते हैं, व्याधियाँ हो जाती है। तो यदि हम इन सभी क्रियाओं को, इन सभी प्राणायामों को, इन सभी आसनों को अपने जीवन में सही तरीके से करेंगे और प्रतिदिन करेंगे, नियमित इसका अभ्यास करेंगे, तो इन सभी रोगों से हम लोगों को क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। तो आज भर के लिए इसमें इतना ही है, क्योंकि ये टॉपिक होता है आपका समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे रक्त संचार प्रणाली एवं हृदय प्रदेश। क्या है? रक्त संचार प्रणाली एवं हृदय प्रदेश, यानी किन किन आसन को हम करेंगे तो उसका हमारा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो ब्लड के सर्कुलेशन में मिलेगा, और साथ ही साथ हृदय प्रदेश यानी जो हार्ट वाला एरिया है उसको मिलेगा। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए